के हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय कुमार बबन सिंह, बिहार से है, तो उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कुमार बबन सिंह जी। ओम। सभी को ओम। ओम ओम। ये बात पहुंच रही है। ओम ओम। जी, सर्वप्रथम मैं जुड़े रहिएगा। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ ओम जी, थोड़ा वीडियो खोल लीजिए बबन जी। हाँ, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परम पिता परमेश्वर की आराधना करने उपरांत जिसकी कृपा से हम लोग इस जोगाहार कार्यक्रम में परम श्रद्धेय स्वामी जी और आचार्य जी के कर्तव्य सहयोग से हम इस कार्यक्रम में जुटे हैं, उनको मैं अपने दिल की गहराइयों से नमन और वंदन करता हूँ। सर आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रही है ना सर? जी जी, आ आवाज रहे आ सर, रही। आ रहे आ रहे। आ रही है। आज मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया है। मुझे एक समान व्यक्ति को चीफ गेस्ट बनाया गया है। इसके लिए मैं इस जोगाहार मंच के सभी पदाधिकारियों के लिए नमन और वंदन आभार प्रकट करता हूँ। और आज जो कार्यक्रम हम लोग पहले जोगाहार कार्यक्रम के तहत 525वां जोगोत्सव इटारसी नर्मदापुरम में जो मनाए, राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में मनाए, जो एक पूरे राष्ट्र के लिए एक मैसेज दे के रूप में, जहाँ पूरे राष्ट्र से लोग वहाँ पर इस जैविक कृषि के लिए उपस्थित रहे और वहाँ के नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के पूरे टीम ने, मैं भी अपने बिहार के टीम के साथ वहाँ पर इटारसी में उपस्थित था और वहाँ के टीम ने, नर्मदापुरम के टीम ने पूरे लोगों को जो भाव भरी इतना सम्मान हम लोगों के दिए कि ये कहना समान बात नहीं है, मुख से बड़ा करना समान बात नहीं है। उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो एक टीम भरी भावनाओं से, एक अपनत्व की भावना से सभी लोगों के, मेरे ने सभी लोगों को उन्होंने जो स्वागत किए, जो सेवा किए, ये अनुकरणीय और वंदनीय है। हम लोगों ने यही कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम में हम लोगों ने पूरी टीम के साथ बसों द्वारा हम लोगों शरद वर्मा जी के कृषि फार्म पर गए। वहाँ भी उन्होंने जो हम लोग को प्रसाद खिलाए, नाश्ता कराए, उनका वर्णन मैं अपनी मुख से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक बिजोड़ था, उसका वर्णन करना मुश्किल नहीं था। जो बहन कंचन जी ने को भी राष्ट्रीय पुरस्कार कई क्षेत्रों में कृषि के बारे में मिल चुका है, कल भी या परसों उनको भी एक और अवार्ड से नवाजा गया। ये पूरे जैविक कृषि करने वाले भाइयों के एक उदाहरण है। एक बहन ऐसी कार्य कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कस्तूरी कृषि फार्म का भ्रमण किए। भ्रमण कर्म उन्हें एक ऐसी जो उनके
मालिक का कहें या व्यवस्थापक कहें रामकृष्ण रघुवंशी जी का जो इतना फार्म बड़ा है, तो एक कल्पना से हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि एक समान व्यक्ति ऐसे कृषि फार्म के द्वारा लोगों को मैसेज दे रहे हैं, लोग कृषि कर रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और जो उन्होंने जैविक खाना खिलाए और अब आज तक मुंह से नहीं छूट रहा है, आज भी उसके स्वाद है, मन में है, दिल में है। सभी को इस 525वां महोत्सव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो नित्य प्रतिदिन नई राह की ओर आज बढ़ रहे हैं, जिसका श्रेय स्वामी जी हैं, और स्वामी जी की कृपा से हम लोग अन्योत्र बढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद ऐसी जो विधा है, आयुर्वेद ऐसी हम लोग का शास्त्र है जिसका संबंध हम लोग को जीवन से है। और आयु प्लस वेद, आयु प्लस वेद, उसका संधि विच्छेद किया जाए, आयुर्वेद 2 शब्द से बना है, आयु प्लस वेद। जो हमारी आयु को वर्धन करता है वो आयुर्वेद है, जिसमें हम लोगों को हर जीने रहने खाने पीने की दिनचर्या से लेकर पूरी उसमें लिपिबद्ध है, और जिसका हम पूरे भारत के लिए स्वामी जी उसको पथप्रदर्शक के रूप में हम लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं, और जैविक कृषि के लिए हम लोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैविक खेती आखिर क्यों करें, प्रश्न उठता है। हमारे लोग खेती कर रहे हैं, केमिकल खेती कर रहे हैं, तो फिर जैविक खेती का क्यों करें। तो बंधुओं, मैं जैविक खेती के बारे में, इसके पहले केमिकल के बारे में कुछ अपने प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, तभी दोनों के हानि व लाभ पता चलेगा जैविक खेती ही। सर, हम जो केमिकल युक्त खेती आधारित खेती कर रहे हैं, इससे हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है, और बंजर होने के साथ साथ हमारे किसान उत्पादक को जितना उसमें लागत लगता है उसका उनको बेनिफिट नहीं होता है, और खेती घाटा का सौदा बनता जा रहा है। और हमारे बहुत से लोग खेती छोड़कर, घाटा का सौदा छोड़कर इसको इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा है केमिकल खेती का, केमिकल युक्त खेती का, तो ये कहना बहुत जिसका प्रभाव हम लोगों के बीच में आ रहा है। यहाँ तक कि इसका यदि इस रफ्तार में यदि अपने खेतों में हमारे कृषक भाई या पेस्टिसाइड का उपयोग करते रहेंगे, तो हमारी मिट्टी उत्पादन करने योग्य नहीं रह जाएगी, अर्थात अपने मिट्टी का पीएच मान खेती उत्पादन के लिए पृथ्वी मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 होना चाहिए। लेकिन पीएच मान इतना बढ़ जाएगा तो उसमें कोई भी बीज हम डालेंगे तो उसमें उग नहीं पाएगा। आप बताओ हम क्या खाएंगे, हम खाएंगे क्या जब पृथ्वी से कोई अन्न उत्पन्न होगा ही नहीं, कंपनी में कोई अन्न बनता ही नहीं है, तो हम खाएंगे क्या। तो एक इसको छोड़ना पड़ेगा, कारण इससे जो केमिकल युक्त खेती करने से हमें नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो रहा है, और इसका ही प्रभाव है कि कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा, थायराइड, किडनी आदि भयानक रोग उत्पन्न हो रहा है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम खेती नहीं कर पाएंगे, कारण कि ऑर्गेनिक खेती, केमिकल खेती से जैविक खेती करना बहुत भाड़ा पड़ा, महंगा पड़ता है, समय लगता है, मिल नहीं पाता है, और उसमें आय भी कम है। तो मैं ऐसे लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि यदि हम केमिकल खेती से
मान ले कि उसका उत्पादन अधिक होगा, तो जिसके खाने से हमारे परिवार के लोग, बेटे, माँ, बेटियां कैंसर, बीपी, शुगर से ग्रसित हो रहे हैं और काल कलवित हो रहे हैं, तो हम पैसा कमा कर क्या करेंगे? जो पैसा कमाएंगे वो डॉक्टरों के पास चला जाएगा और वो पैसा हमारा खत्म हो जाएगा। और जिस बीमारी का नाम सुनकर, कैंसर जैसी बीमारियों का नाम सुनकर आदमी त्राह जाता है, और जिस परिवार में कैंसर हो जाता है तो वह परिवार की पूरी कमाई हुई संपत्ति बर्बाद हो जाता है और उसका परिवार भी चला जाता है। तो मैं एक मैसेज के रूप में कहता हूं कि आप केमिकल खेती छोड़ें, क्योंकि हम कमा कर पैसा क्या करेंगे? हम जिसी के लिए पैसा इकट्ठित कर रहे हैं, अपने संतानों के लिए, अपने परिवारों के लिए, तो कैंसर जैसे महामारियों से ग्रसित होकर हमारा कमाया हुआ धन, हमारा कमाया हुआ बच्चा, परिवार बर्बाद हो जाता है। यही नहीं, इसका प्रभाव यदि किसी माँ जब बच्चा पैदा करती है, उसका भी प्रभाव उस केमिकल में है। और जो माँ अपनी बच्ची को दूध पिलाती है, उस दूध में भी केमिकल का प्रभाव पाया जाता है। तो इसे मुक्ति दिलानी है, क्योंकि ये पूरे मानव सृष्टि के लिए खतरनाक है और एक विषम परिस्थिति पैदा होगा और हम कमा कर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ताकि हमारा पूरा परिवार समाज खत्म हो गया। यहाँ तक के केमिकल युक्त खेती ने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों मंडल को बर्बाद प्रदूषित कर चुका है। और न पानी पीने योग्य है, न है पानी न पीने योग्य है, न अन्न जो पृथ्वी से उत्पन्न होता है वो खाने योग्य है, न हम स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ हवाएं ले रहे हैं, जिससे नाना प्रकार के व्याधियां हो रहा है। तो ऐसे हम इससे मुक्ति दिलाना है। और इसके लिए हम लोग के गुरु, महामानव, भगवान या सब कुछ कहें, स्वामी रामदेव जी की कृपा से हम उस महागुरु के छत्र छाया में हम पल रहे हैं कि जो एक उनका है विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु बनाना। उनका 3 मिशन है। अभी उनका जोगाहार का जन्म था, जोगाहार काम से योग और आयुर्वेद को उन्होंने अपने चरम ऊंचाइयों पर पहुंचा दिए। उनका 2 विश्व जैविक खेती और अंग्रेजी पद्धति को, मैकाले का शिक्षा पद्धति को खत्म करना, उनका 2 मिशन रह चुका है, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेजी ले चुके हैं, हम लोग के लिए अपने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने जैविक खेती के लिए इनमें बहुत से अपने हम करते हैं, और शिक्षा के लिए मैकाले के अंग्रेजी पद्धति शिक्षा को खत्म करने के लिए उन्हें कसम खा चुका है कि भारत से जो अंग्रेजी शिक्षा लागू हुआ है, भारत की पूरी संस्कृति को नष्ट करने में जो अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा की जो लागू किया गया, जो मैकाले ने किया, उसको मैं खत्म कर दूंगा, और कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत से संस्थाएं रख चुके हैं। पतंजलि गुरुकुलम भी चला रहे हैं, पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम। और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष उन्हें भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन है, जिसके माध्यम से पूरे भारत के में भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी, और जिससे लोग लाभान्वित होंगे, अपन दिनचर्या को सुधारेंगे और अपनी लौटी हुई संस्कृति को, खोई हुई संस्कृति को वापस लाने के लिए उनकी भीषण प्रतिज्ञा है। और उनकी भी प्रतिज्ञा है कि जो भारत सोने के चिड़िया कहा जाता था, भारत विश्व गुरु कहा जाता था, और भारत में विदेश से लोग शिक्षा करने के लोग आते थे। अपने बिहार में भी नालंदा, वहाँ नालंदा का विश्वविद्यालय है, हम सुनते हैं। हम पाश्चात्य सभ्यताओं को अनुकरण करते गए, अपनी संस्कृति को भूलते गए, और आज ये स्थिति है कि हम दिनों पर दिन
अपनी सभी मर्यादाएं खुलते जा रहे हैं और विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो मैं और इसके लिए उन स्वामी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी खोल चुके हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय भी खुल चुके हैं, जहां से शिक्षा की नई रोशनी हमेशा जगमगा रही है। उस रोशनी में हमको रहकर उसको प्रकाश प्राप्त पुंज से अपने बच्चे को वहां शिक्षा देनी है, ताकि हम नहीं समझ ले, हमारा भविष्य आने वाला हमारे संतान है, वो तो संभले, वो तो जाने। तो अब एक में जैविक, चूंकि हम लोग के टॉपिक है जैविक, तो जैविक कृषि एक अति उत्तम जैविक की खेती से हमारी संस्कृति सुधरेगी और खेती बहुत अच्छे होंगे। जो एक हमारे किसान भाई कहते हैं कि डाई यूरिया से के बिना खेती नहीं होगा, तो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं। जो हरिद्वार में जो पहले जो सेशन चलता था, जब हमारे राजीव दीक्षित जी रहा करते थे, तो मैं पतंजलि में 2006 से जुड़ा हूं, मुझे बार बार वहां जाने का मौका मिल जाता है किसी कारणवश। तो उनका दूसरा सेशन होता था, स्वामी जी का 5 से 7 बजे होता था, जब 12 बजे का सेशन होता था, राजीव दीक्षित भाई जी का एकदम निराड़े उन्होंने हम लोग को बताया करते थे कि आप लोग जाइए खेती कीजिए और अपने गांव के लोगों को बताइए कि बिना जैविक खेती के कोई समस्याओं का समाधान नहीं है, पूरी समाधान है तो जैविक खेती। और इसके लिए जो उन्होंने बताए थे, हम लोग उसका भी, मैं चूंकि किसान हूं, मैं ज्यादा नहीं पता, मैं किसान हूं, मैं जैविक खेती मैं जरूर करता हूं। अपने मेरे 30-32 परिवार हैं और 30-32 परिवार में मेरा सब्जी का कार्यक्रम, अपने हाथों से जैविक सब्जी उगाता हूँ, गेहूं उगाता हूँ, अपने खाने के लिए जैविक आहार करता हूँ। इसमें ज्यादा टफ नहीं है। एक भूल है कि नहीं, मैं केमिकल खेती से होता है, इसको लग कर देखें तो उससे बहुत थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि कम होगा तो गुणवत्ता युक्त न होगा और जिससे बीमारी नहीं होगी। और इसमें खेती करने कोई कॉस्टली भी नहीं है। मात्र जो एक हमारी जो गौ माता है, जो हमारी माँ है, हम उसको गौ माता कहते हैं, जिसकी भागी बन रही है। कैसी माँ, हम कैसे पुत्र, जिस माँ का दूध हम लेते हैं और दूध लेने के बाद उसको माँ को कतरे खाने के सौंप देते हैं। यह हमारी संस्कृति। उस गांव माता के बताने के लिए, और राजीव दीक्षित जी कहते थे कि एक जो गाय दूध भी नहीं देती है, बिल्कुल दूध नहीं देती है, केवल मूत्र देती है, तो प्रत्येक दिन 200 से 300 रुपए का मूत्र देती है, जिससे हम अब यदि कृषि करेंगे तो उसको उत्पादन होगा। तो जैविक खेती के रूप में मात्र जो गांव आधारित भारतीय परंपरा, क्योंकि भारतीय कृषि 70 से 80% लोग कृषि पर आधारित है। और महात्मा गांधी जी कहा करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हमारा गांव गांवों का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, जिसका एक कारण था कि हम जैविक आहार करते थे। और ये भी कहावत है, शहर की हवा और देहात की शहर की दवा और देहात की हवा बराबर काम करता है। तो हम मवेशी से गाय का गोबर मूत्र से यदि खेती करें तो हमारा खेती होगा। इसके कोई ज्यादा कोई नहीं, इसकी एक विधि है जिससे हम खेती कर सकते हैं। जैसे किलो देसी गाय का गोबर मूत्र 10-15 लीटर, 1 केजी गुड़, 1 केजी बेसन, और इसमें 5 तत्व होते हैं। तो पहले गोबर और मूत्र को एक बाल्टी, एक टब में लेकर उसको मसल देंगे, और मसल देने के बाद
इसमें पांचों तत्वों को उसमें डाल देंगे। डालने के बाद वह 15 से 20 दिन में, बहुत सी इसकी विधाएं है, बीजामित भी किसी नाम से कहा जाता है, बहुत, मैं इस नाम पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो उससे खाद उत्पादन होता है वह उसका इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है कि उसको कहना कि कारण है कि हमारा खेत, जैविक खेती इसलिए जरूरी है कि आप सुने होंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हम अपने किसान खेत में देते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी ताकत नहीं है नाइट्रोजन को कि पृथ्वी में आकर्षित कर सके। जो अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन है और अपने खेतों के लिए उपयोगी है, तो कोई ऐसी वैज्ञानिक नहीं बना पाए कि अपने वैज्ञानिक पद्धति से उस नाइट्रोजन को अपने मिट्टी में इकट्ठा कर सकें। लेकिन जैविक पद्धति से कृषि करने से वह जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है आकर्षित होगा। ऐसे जो नाइट्रोजन से यूरिया कहें, नाइट्रोजन कह डीएपी से हमारे मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु पोषक हैं, पोषक जीव, जैसे यूरिया, केचुआ, रिंगवर्म कहते हैं, इस वो यूरिया के चलते मर जाता है। और यूरिया की इतिहास है, यूरिया हमारे मिट्टी को खाता है और जो मल त्यागता है वह खाद होता है। और चूंकि यूरिया का इतिहास है कि एक यूरिया अपने जीवन काल में 1 लाख बच्चा पैदा करता है। एक यूरिया एक केचुआ अपने जीवन काल में 1 लाख बच्चा पैदा करता है। और वह के 1 लाख कितने केचुए पैदा करते हैं, तो उसे मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं। जो मिट्टी खाते हैं नीचे जाते हैं, खाते हैं, और जो वर्षा का पानी आता है मिट्टी में जाता है और मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होता है और कृषि लायक होता है। और दूसरी बात, इससे ऑर्गेनिक हमारे किसान भाई को पता भी नहीं होगा कि हम जो खेती केमिकल खेती करते हैं उसमें कितने तत्व अपने किसान खेती में डालते हैं। हम केमिकल माध्यम से मात्र 6 ही पोषक तत्व अपने डालते हैं, लेकिन जैविक पद्धति से जो भी हम खेती करते हैं उसमें 14 से 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती के हैं उसमें ही पाए जाते हैं और केमिकल खेती में नहीं। और केमिकल खेती का पहले तो क्या कहें, और किसी की शुरुआत हुआ विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय में, विश्व युद्ध का देन है। जो विश्व युद्ध खत्म हुआ, जो केमिकल बचा वह केमिकल अपने भारत में थोपा गया षड्यंत्रों के द्वारा, और वही षड्यंत्र के आज हमारे पूरे देश को बर्बाद के कगार पर ले जा रहा है। तो मैं इस जोगाहर कांड के तहत मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं कि जो मेरे आप जैविक खेती करें, यही तारनहार कहें, चाहे मानव सृष्टि को बचाने वाला है। अन्यथा सृष्टि मानव की जाति, क्योंकि इस पृथ्वी पर पूरे सृष्टि के इसी से होता है, चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे किसी कंपनी के कच्चा प्रोडक्ट, इसी मातृभूमि से हम उसको देते हैं। यदि कृषि नहीं रहेगा तो मानव सृष्टि, मानव जाति, कोई भी जीव धारी बच नहीं पाएंगे। तो आप जैविक खेती करें। और दूसरी बात कि जो सरकार यूरिया डाई पर कंपनी को सब्सिडी देती है, वह सब्सिडी यदि जैविक कृषक को सब्सिडी दिया जाए जैविक खेती करने के लिए, तो जैविक खेती में एक जरा नया नौचार होगा और लोग खेती करेंगे और जिससे भारत की उन्नति होगा। जो कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है, तो गांव का देश है तो भारत की भी समृद्धि और संस्कृति का कृषि है, और कृषि से पूरी लोगों की, पूरे जीवों के हम भोजन देते हैं। हमारे जुआ वर्ग, भारत के युवाओं की प्रतिशत देखा जाए, उनकी 30 से 40% आबादी है युवा वर्ग का। और ये कहा जाता था कि युवा भारत के भविष्य है, लेकिन हमारा भविष्य
होते हुए भी आज के युवा नशा मुक्ति में व्यस्त हैं। वो अपनी पीढ़ियों को खोते जा रहे हैं, उनको अनुसरण नहीं करते हैं और वे पान गुटखा नशा आदि से ग्रसित हो रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कैंसर जैसे बीमारियों को आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो मैं ऐसे युवाओं इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं भी चाहता हूं कि जैसे हम लोग के कार्यक्रम में बहुत से टॉप योगाहार से शुरुआत होकर योग से लेकर महिला सशक्तिकरण से लेकर जल से लेकर बहुत चर्चाएं होती है। एक भी नशा मुक्ति का अभियान हम योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से चलाना चाहते हैं। और ये चूंकि हमारे भविष्य जो युवा हैं, वो युवा नशा से आगोश होते जा रहे हैं और अपनी कार्य को शिथिलता की ओर जा रहे हैं, वो भी मैसेज है। दूसरी कि हम व्यवहार कार्यक्रम के तहत जितने अनुभवी कृषक, चीफ गेस्ट और वैज्ञानिक जो कृषि संबंधित जो तथ्य देते हैं, हम सुनते हैं, भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक जैविक खेती नाम से एक मासिक पत्रिका का शुरुआत हो, अच्छा रहेगा। जैसे स्वामी जी योग संदेश के माध्यम से अपनी भावनाओं को हम लोगों के पास प्रेषित करते हैं, वैसे यदि हम लोग व्यवहार कार्यक्रम के तहत व्यवहार कार्यक्रम के तहत अच्छा होगा, जो भविष्य के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। और ये मेरा हम लोगों का जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में हम लोग जुटे रहे, भले हम लोग कम हैं, लेकिन हम लोग को हताश नहीं होनी है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नहीं। निश्चित हम बढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने शुरू में सत्याग्रह किया, नमक उन्होंने आंदोलन किया, शुरू में अकेले थे। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय भवन जी। आपका विचार, आपका सागर, आपका अनुभव बहुत है। मैं जानता हूँ, परंतु थोड़ा सा समय का समय समझ गया क्या? जी जी, 7:45 बज गया है। अच्छा हमको पता नहीं चला। अरे आपका, क्योंकि जो आपने अपना अनुभव बताया और 2 प्रस्ताव आपने दिए बहुत अच्छे हैं। जैविक किसान को सब्सिडी दी जाए और जैविक खेती की एक पत्रिका का प्रकाशन हो, और ये आपके जो प्रस्ताव हैं। और डॉक्टर मुरलीधर जी ने आज बच्चा मासूम बच्चा कैसे जो है करवट लेता है, फिर उठता है और फिर क्या कर, इस प्रकार से हमको आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सीजन के हिसाब से आपने जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आज हमारे योग शिक्षक और चीफ गेस्ट आदरणीय कुमार बबन जी और डॉक्टर मुरलीधर जी के द्वारा प्रस्तुत हुए। मैं चाहूंगा इन पर कमेंट आदरणीय पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं, क्योंकि उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, परंतु वो शुरू से जुड़े रहते हैं। उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो, इसलिए मैंने कुमार पवन जी को थोड़ा सा जी आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। मैं चूंकि मैं अपने योग शिक्षक डॉक्टर मुरलीधर जी का, इन्होंने शुरू में कैसे योगा किया जाता है और कैसे उसकी विधि विधान के साथ इन्होंने बहुत मार्मिक ढंगों से हम लोगों को बताने का प्रयास किया। उनके लिए बहुत धन्यवाद। और जो ऐसे हम लोग उनको स्वयं डॉक्टर, मैं उनको सभी सदन। जी नमस्कार सभी को। ओम। आज के हमारे मुख्य अतिथि कुमार बब्बन जी और आज के हमारे योग शिक्षक मुरलीधर जी, दोनों का अभिनंदन है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से आज न केवल योग के बारे में और नए तरह से कुछ, हर बार जब हम योग करते हैं तो कुछ न कुछ योग शिक्षक नई बातें बता देते हैं, हमारे लिए सीखने का एक नया विचार आता है। काम करते हैं तो उस पर भी
हम जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर भी फिर ये चीजें धीरे धीरे सही होती जाती हैं। अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो आपका बहुत अभिनंदन है। साथ ही कुमार बब्बन जी ने न केवल पिछले कई दिनों से जो हम इटारसी की हमारी भ्रमण यात्रा सम्मेलन मिलन रहा है, उसके सुखद अनुभव सभी साथी आज भी महसूस कर रहे हैं और कई समय तक महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा सभी के मन में आ रहा होगा और उसकी याद अब जब भी आती है तो एक बहुत सुखद एहसास हमें होता है। बहुत सारी हमारी चर्चाएं परिचर्चाएं हो गई हैं और इस 530 31 दिन पूर्ण होने के बाद भी हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और हर एक तरह से हमने समझने का प्रयास करना है कि जो भी चीजें हम करना चाहते हैं उसके मानसिक रूप से पहले उसके लिए तैयारी करें, पूर्ण रूप से उसको समझते हुए, उसके ऊपर विचार विमर्श करते हुए और फिर उसके ऊपर आगे अन्य साथियों के साथ जब हम चर्चा करते हैं तो हमें पक्ष विपक्ष दोनों चीजों को सुनना है। दोनों तरह की बातें हम जब सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक के सरकार की बहुत सारी अब योजनाएं चल रही हैं और कई सारा उसमें काम भी हो रहा है और बहुत सारे तरह से लोग तो प्रयास ये है कि किसान भी आत्मनिर्भर बने। किसान हर बार सब्सिडी मांगे यह भी उचित नहीं है, लेकिन किसान आत्मनिर्भर होकर के इस देश में अपना योगदान कर सकता है। उसके लिए बहुत सारे संस्थाएं आकर के स्टार्टअप के रूप में कई तरह से आकर के अपना योगदान करने का प्रयास कर रही। जरूरत यह है कि इन सब तरह के प्रयासों को समन्वित करते हुए कैसे हम अपने हर एक सेक्टर में, प्रत्येक सेक्टर में हम वायबल बन सके। कुछ चीजों में शुरुआत में सब्सिडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ समय बाद तो सब्सिडी जरूरी नहीं है कि हर बार हर चीज में सब्सिडी ही दी जाए, ऐसा मेरा मानना है। धीरे धीरे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, धीरे धीरे हम अपने आप को इकोनॉमिकली वायबल बनाएं। इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो फिर ये जो बोझ है इसको भी कम किया जा सकता है और इसमें बेहतर रूप में दाम दे करके, बेहतर व्यवस्थाएं बना करके शायद इस तरह की चीजों से भी बचा जा सकता है। और यह एक जो सब्सिडी की प्रक्रिया है ये नियमित रूप से चलने वाले कार्यक्रम की तरफ नहीं चलनी चाहिए। इस तरह की कुछ चीजों के बारे में शायद हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है कि क्या ये सब्सिडी निरंतर चलती रहनी चाहिए, क्या ये निरंतर चलने वाली चीजें हैं, या इसको एक समय के पश्चात इस पर भी संशोधन किया जाए, उसको धीरे धीरे उसमें कमी लाई जाए और सब लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 दिन पहले जो सम्मेलन का उद्घाटन किया था दिल्ली में, उसमें अनेकों स्टार्टअप और कई सारे संस्थाएं जो स्वयं अपने दम पर शुरुआत में सब्सिडी लेकर के आगे कार्य कर रही, ऐसे उनके साथ वो प्रदर्शनी भी लगी। हमारे कुछ एक साथी वहां पर भी गए हैं, कई किसान भी जा करके उसमें उन्होंने भ्रमण भी किया है, उनके स्टॉल भी लगे हुए हैं और इन जानकारी के आदान प्रदान से शायद हम बेहतर रूप से समझ सकते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं और लोग समस्याओं का समाधान कैसे कर पा रहे हैं और उसको वो एक बिना सब्सिडी का स्वरूप में आगे कैसे ले जा रहे हैं। तो इस तरह से जो कृषि क्षेत्र में जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, जितने भी उसके चेन है, कृषि की जो वैल्यू चेन है उस पर लोग काम कर रहे हैं और अपने हिसाब से उसके सॉल्यूशन ला रहे हैं। सॉल्यूशन ला रहे हैं इस तरह से कि क्या वो काम तेजी से हो सकता है, क्या वो काम कम लागत में हो सकता है, क्या वो काम से कई सारे हजारों लाखों लोग लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसे विधाएं करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको एक मार्केट का भी स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे बढ़े। क्योंकि अगर इस तरफ हम प्रयास नहीं करेंगे और केवल सब्सिडी पर आधारित रहेंगे तो उसका भी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक लाइफ होती है, ये सब्सिडी कब तक के दी जा सकती है। और ये मुझे लगता है कि ये सस्टेनेबल तरीका नहीं, ये जैविक तरीका नहीं है खेती करने का। और खेती के प्रति अपने संसाधन को स्वयं हमें उत्पादन करना पड़ेगा
लागत कम करने के बहुत सारे तरीके अब हमारे साथियों ने इजाद किए हैं। जीवामृत बना करके अन्य चीजें करके अपने लागत तो कम कर ली। अब बाकी जो चीजें हैं उस पर भी मेहनत भी अगर कुछ कम हो सके, जहाँ अथाह मेहनत करने की जरूरत पड़ती, अगर उससे कुछ राहत मिल सके तो ऐसे क्षेत्रों में भी हमारे साथी काम कर रहे हैं। कई सारे स्टार्टअप भी इसमें काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक स्टार्टअप कल हमारे साथ आए, हमारे बीच में उनका प्रस्तुतिकरण हुआ था। वो क्वालिटी कंट्रोल पर काम कर रहे थे। जो ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, उसकी वो स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करके उसका डिजिटल रिकॉर्ड बना रहे हैं। डिजिटल रिकॉर्ड बना करके उसकी एक पर्ची निकाल करके दे रहे हैं कि इसमें कितना आपका टूटा दाना है, कितना आपका बीमारी ग्रस्त दाना है, कितना इसमें फॉरेन मैटर है। और बहुत कम समय पर इस तरह से उन्होंने उसकी क्वालिटी का एश्योरेंस कर दिया, क्योंकि मेन जो चीज होती है खेती के बाद जब उत्पाद आता है तो उसमें क्वालिटी की मात्रा क्या है, कैसी उसकी क्वालिटी है, क्योंकि दाम उसी पर निर्धारित होते हैं। दाम इसलिए निर्धारित नहीं होते हैं कि हमारे पास इतना कुंटल सामान है, उसकी क्वालिटी को भी देखा जाता है। और उसके आधार पर ये कई जगह पर इन्होंने अब ये कार्य अपना शुरू किया है। तो हो सकता है कि इस तरह से इस कृषि व्यवस्था में क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए और कम समय पर बिना किसी लैब में ले जाए हुए, पोर्टेबल एक तरीका है, उसमें वहीं पर ही उसकी टेस्टिंग हो गई। इसके साथ ही दूसरी एक मशीन भी उन्होंने दिखाई है, जिसमें गेहूं का उन्होंने उदाहरण दिया। उसमें ग्लूटेन की मात्रा, उसमें मॉइस्चर की मात्रा, वो भी सब 2-3 मिनट में सब असेसमेंट करके, और उसमें और भी जो चीजें हुए हैं, कई सारे जो पैरामीटर्स हैं, उनको भी उन्होंने असेसमेंट करके हमें दिखा दिया। और ये सब डिजिटाइज हो, ये सब नेट पर अवेलेबल है। तो धांधली करने की जो संभावनाएं हैं, पर्ची कटा करके, पर्ची बदल करके, ये सब परेशानियां जो हैं कई जगह पर दूर होने लग गई हैं। यानी कि आपकी कृषि की व्यवस्था में आपकी एफिशिएंसी आ गई, आपको पारदर्शिता आ गई, की तरफ बढ़ गए हैं। तो ऐसा करते हुए भी जो हमारे मिल के मालिक हैं और जो अन्य एक तरह के ये सब उत्पाद को खरीदते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम बन गया। उसको लैब में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और किसान को भी पारदर्शिता के साथ उसका यूज करने का एक अवसर मिल गया। तो ऐसा ही एक स्टार्टअप हमारे साथ कल आए थे, उनके साथ बातचीत चल रही है। तो आगे की हम प्रयास यह करें कि जो अपनी कृषि की अलग अलग आयाम है, उसमें हम एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकें, उसका हम उपयोग कैसे कर सकेंगे, और उसका लाभ सभी को मिले, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, जो भी खरीदार हो, उनको भी एक पारदर्शिता के साथ लाभ मिलना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जैविक खेती और खेती में इस तरह की व्यवस्थाओं का निर्माण करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और एक बेहतरी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जहाँ तक के दूसरा एक विचार आया था कि हम पत्रिका निकालें, और ये पत्रिका निकालना तो वैसे तो सुनने में अच्छा है, लेकिन हम अगर मैं ये सोचता हूँ कि हमने 530-31 दिन में जितने भी हमारे अनुभव हैं, इनको अगर हम सब संजोने का प्रयास करें तो हम भी उसको संजो नहीं पा रहे हैं। हमने इसको केवल केस स्टडी के माध्यम से कुछ करने का प्रयास किया है, जो प्रस्तुत भी की गई थी। लेकिन नियमित रूप से एक न्यूज़लेटर निकालना, उसको देना, ये अपने आप में ही एक कठिन काम है। और अगर कोई साथी इसमें आगे करना चाहते हैं, वो बिल्कुल खुला है। लेकिन आजकल हमारे ज़्यादातर सेशन अब ये ऑनलाइन वीडियो में भी दिख रहे हैं, और आपको एटआरसी में जो टैग दिया गया था, जिसमें आपका नाम लिखा गया था, उसमें जो बार कोड दिया हुआ है, उसमें सारे के सारे हमारे जो कार्यक्रम हैं, वीडियो हैं, सबके लिंक उसमें दिए हुए हैं। तो उसके माध्यम से भी आप किसी भी सेशन में जाकर के, किसी भी दिन जाकर के, उस दिन छोड़ करके, तो उसमें आप सारी कार्रवाई को एक बार फिर से, जो हमारी चर्चाएं हो रही हैं वो सब रिकॉर्ड हो रही, और ये ऑनलाइन उपलब्ध हो गई। तो ऐसा करते हुए हम शायद अपने आप को इस तरफ आगे बढ़ के ले जा रहे हैं। ये तकनीक का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़े, और उससे अपनी व्यवस्था को और बेहतर बनाएं, और सबके लिए सुगम बनाएं, सर्व उपलब्ध बनाएं। ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है। बस मुझे आज इतना ही कहना है इस कमेंट्स पर। मुझे
वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, ओम, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपने बहुत कुछ हम सबको मार्गदर्शन दिया। कल आवाज़ सुनने को नहीं मिली थी तो सब लोग ललायत थे, और आपका मार्गदर्शन इसलिए प्राप्त हुआ। आपने जैसा कि कहा है सर कि हम सब्सिडी पर आधारित न रहें और हमको आत्मनिर्भर बनाना है। तो हमारा पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम किसान समृद्ध कैसे बने, हमारे सपना है जो परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी का। उसके तहत आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि हमको किसी के और ये बात पहले भी आई है कि हमको मांगना नहीं, हम देना बात करें। हम सरकार से हम कहें कि हम तुम आपको क्या दे सकते हैं। जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें यही अधिकतर प्रस्तुत है। और आपने जैविक जो परिचय पत्र के बारे में अभी तक इसके बारे में नहीं जानकारी थी सबको, सदन को और आपस में भी चर्चा कर लेंगे। जो परिचय पत्र युगाहार कार्यक्रम का 525वें उत्सव का दिया गया था, उसमें सारी चीज़ें आप मोबाइल से जब स्कैन करेंगे उसको जो QR कोड दिया है उसके हिसाब से आप जो है सब कुछ देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी डिजिटल की ज़माने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। युगाहार कार्यक्रम का ऑनलाइन होना और जो अभी चल रहा है ये रिकॉर्डिंग भी चलती है, इसका बहुत आप सब जो सहयोग कर रहे हैं और इसमें सहभागी बन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद सर। आप हमेशा हम सबका छोटे से छोटा निवेदन स्वीकार करके उस पर एक्शन ले लेते हैं। इसके लिए हम सब सदन की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार से बस मिलता रहे, हम लोग बढ़ते रहेंगे। और अब आपका हम सदन में और भी कुछ कोई बात करना चाहते हैं। उमाशंकर जी ने अपना हैंड किया है, और उमाशंकर प्रसाद जी बिहार से हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हम सादर आमंत्रित करते हैं। अनम्यूट कर लें। उमाशंकर जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, और हमारे सदन में उपस्थित कोई भी भाई, हम इसलिए पहले खुला सदन रख देते हैं कि किसी को कोई विशेष बात अगर करना है। आदरणीय पवन सर जी अभी उपस्थित हैं, और तो आप अनम्यूट करके रख सकते हैं। ओम जी, आदरणीय उमाशंकर जी। सभी सदन में उपस्थित सभी योग साधकों, व्यवहार चर्चा में वैज्ञानिक जितने भी सबको सत नमन वंदन। और आज का कक्षा बहुत अति उत्तम रहा। योग का क्लास उन्होंने बहुत विधिवत ढंग से और स्टेप बाय स्टेप उसके लाभ, उसके फायदे, कितने मिनट करना है, कब कब करना है, इसका उन्होंने तन्मयता से बताया। हमने देखते हुए भी करते हुए भी उसका लाभ लिया। और दूसरा, कुमार बबन जी ने पूरा हम लोगों को जो दृश्य वहाँ से गए थे उसको उस दृश्य से अवगत कराया, पूरे स्टेप, शिक्षा से लेकर के, व्यवहार से लेकर के, और देश की क्या दिशा होना चाहिए, क्या सोच थी हमारे ऋषि मुनियों के, क्या वैज्ञानिकों के, और क्या हमारे महात्मा गांधी से लेकर सभी के। साथ ही लास्ट में पवन सर का उद्बोधन, जो भी गतिविधि अभी देश में हो रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, हम लोग क्या करना चाहिए, हमने देना है लेना नहीं है, इसके ऊपर विशेष महत्व देते हुए और ध्यान देते हुए सर का रोज उद्बोधन होता है। कल नहीं हुआ था तो आज उसका पूर्ण हो गया। तो इस तरीके से यही कहते हुए अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। सबको सब चीज जितने भी चर्चा होती है उसको हम अपने अंदर लागू करें, अपने अंदर लागू करें, आसपास पड़ोस में भी लागू करें, तब जाकर के इसका लाभ मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो पवन सर का और उद्बोधन है कि नहीं, हमने घबराना नहीं, आस्ते आस्ते ही हमने किसी चीज को आगे बढ़ना है और तन्मयता से बढ़ना है और इसका लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सशत नमन वंदन। ओम। ओम। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी। और अब मैं आमंत्रित करूँगा दिनेश जी सेमवाल जी को, वो आएँ और वो भी अपना सुझाव देने का कष्ट करें। दिनेश जी सेमवाल जी। जी, धन्यवाद आदरणीय, और मंच के सभी सदस्यों को प्रणाम, नमन। और जैसे कि आज योग की कक्षा में मैं शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मैं अंत में शामिल हो पाया था, और हमारे जो मुख्य अतिथि जी बबन साहब,
उन्होंने अपने अनुभव रखे, साथ में इटारसी का स्वाद आगे बढ़ाया। और ये जो महक है इटारसी की, ये तो बहुत आगे और कोने-कोने में जा रही है। और जिस तरह से आदरणीय पवन सर जी ने बताया कि जो हमारा जो आई कार्ड था, उसमें बहुत सारे लिंक अभी जब चाहें उसको स्कैन कर सकते हैं, वो हमें मिल सकते हैं। उसी तरह से हम जब चाहें इटारसी के स्वाद को भारत के कोने-कोने में आने वाले टाइम में देख सकते हैं। जैसे ये भी बताया गया कि जो सब्सिडी की बात कल भी आई है और आज भी आई है। ये वास्तव में ये जो सब्सिडी है ना, लगता है कि कभी-कभी आवश्यक भी है और कभी-कभी हमें पंगु बना लेती है। बैसाखी है हमारी, जिसको हटाना ज़रूरी है ताकि हम अपने कदमों पे चल सकें। बड़ी अच्छी बात कल आदरणीय वर्मा जी ने कही थी कि अगर हम जो उपभोक्ता हैं जैविक अन्न के, और जो बड़े किसान हैं, वो छोटे किसानों को, क्योंकि जो छोटे किसान हैं विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि विश्व में सबसे बड़ी आबादी का जो भरण-पोषण है वो छोटे किसान करते हैं। तो ऐसे छोटे किसान जो सक्षम नहीं हैं अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए, उनको थोड़ा सहयोग दिया जाए बड़े किसानों के द्वारा और उपभोक्ताओं के द्वारा, तो छोटे किसान बड़ी ही ऊर्जा के साथ और निष्फ़िक्र होकर के, चिंता मुक्त होकर के जैविक खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो पवन सर जी ने जो बात कही है कि जो सब्सिडी को एक दिन हम भूल जाएँगे कि ऐसे भी एक इतिहास था, जिस पे किसानों को सहारा लेना पड़ता था, और वो ऐसा सहारा जो कि बीच में उस उनकी शक्ति को भुला देता है। तो संभवतः है, अगर हम सहयोगी बनेंगे, सहभागी बनेंगे, जैसे आप सभी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, तो हम अवश्य ही सफल होंगे इस कार्य में और हम इटारसी की स्वाद को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आपका पुरुषार्थ, आपने इतना अच्छा ड्राफ्टिंग करते हैं आप, आपकी भाषा, आपका संबोधन, आपकी सरलता, आपकी सहजता, और रूबरू होने का जब मौका मिला इटारसी में, पहले आप कह रहे थे कि मैं आ नहीं पाऊँगा, मैंने कहा नहीं, आपको आना पड़ेगा। आप रोज़ दैनिक युगवार कार्यक्रम का ड्राफ्टिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया पर डालते हैं और बहुत आप जो है पुरुषार्थ का कार्य कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को जितना कह सके उतना कम है कहने की, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन बस इतना है कि आप जो है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, माँ नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार का पुरुषार्थ आप करते चलें और सदा सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध बने, यही प्रार्थना है मेरी, तो दुआई कर सकता हूँ। और आगे हमारे साथ आज हम सुनेंगे आदरणीय रूप सिंह जी को। रूप सिंह जी, अगर मेरी आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो आप भी अपना मन में कोई सुझाव हो सदन में अगर बात रखने का तो रख सकते हैं, अनम्यूट कर लें। और अगर मेरी आप तक आवाज़ जा रही है, आदरणीय हमारे जी ओम। सभी को प्रणाम मेरा सदन को। और आज बढ़िया योग और चर्चा हुई है सदन में, और मैं सभी को ये नवदापुरम कार्यक्रम की जो धन्यवाद दे रहे हैं, मैं उन्हीं सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं। और आगामी ऐसे ही कार्यक्रम हमारे होते रहे, मतलब नवदापुरम जैसे ही, उसके लिए सभी को हम आमंत्रित करते हैं। सभी को धन्यवाद। रूप सिंह जी, आपकी मुंह जो है फल फूल रही है और विकास कर रही है। जी 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 धन्यवाद। सदन में डॉक्टर किशोर दुबे जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर। हाँ, धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही।
मुख्य अतिथि जी ने बहुत अच्छी बातें कही, कुछ सुझाव भी दिए। पवन सर ने जो कल के उनके जो एक्सपेरिमेंट्स तकनीकी के बारे में जो नई चीजें जोड़ी, हम सबके लिए निश्चित प्रेरणादायी। अभी जो सब्सिडी पर बात हो रही थी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी यह बहुत जटिल और समझने का विषय है, और वह अभी समय में ध्यान में रखते हुए समझना संभव भी नहीं है। इस पे हम अलग से बात रखेंगे और उस पर फिर अलग अलग चर्चाएं भी होंगी। सब्सिडी जो मतलब जरूरतमंद होता है उसी को दी जाती है, और एक स्तर पर उसको निकालना भी पड़ता है, यह इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो घाटे का ही सौदा है वहां पे उसको देने की जरूरत पड़ती है। हाँ, उसके स्वरूप क्या हो, किस तरह से हो, इस पे चर्चाएं हो सकती है, इस पे सुझाव हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मतलब अफज आदमी होता है, डिसेबल होता है, तो उसको लकड़ी देनी ही पड़ती है, लकड़ी के बगैर वो चल नहीं सकता। तो गत 40-50 वर्षों का हिंदुस्तान का खेती के बारे में का इतिहास यदि देखा जाए, तो जिस अवस्था में किसानों को पंगु बनाया है, उस अवस्था में, और मुख्यतः जो अल्पसंख्यक मतलब जो ये छोटे किसान जो है, उनकी हालत ही नहीं सस्टेन करने की, और सस्टेन करने के जो तरीके हैं उसमें अनगिनत अड़ंगे निर्माण किए हैं। इसलिए उनको सब्सिडी देने की जरूरत है, और एक स्तर पर वो निकालने की भी जरूरत है। और उससे भी मैं ये कहूंगा कि सब्सिडी के अलावा उनके जो अड़ंगे हैं वो अलग अगर कर दिए तो सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस पर एक अलग से चर्चा हो जाए, ताकि हम सभी जो यहाँ पे बैठे लोग हैं तो उन अड़ंगों को समझे, पंगु क्यों बनाया वो समझे, फिर सब्सिडी की जरूरत क्यों है समझे, और वो सब्सिडी यदि खत्म करनी है तो क्या क्या रास्ते अपनाने पड़ेंगे, इस बारे में अलग से अपन एक चर्चा करेंगे, एक प्रस्ताव रखेंगे, और उस पर खुली बहस हो जाए। और खुली बहस होने के बाद में हम सबकी एक सोच भी बन जाएगी, और वो सोच के आधार पे हम अपनी भविष्य की दिशा निर्देश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी की विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपने सब्सिडी का जरूरतमंदों को दी जाए और उसको बंद भी किया जाए, जैसा कि पवन सर ने कहा है, और आपने कहा है कि इस पर चर्चा हो, ये चर्चा होना चाहिए। और आपका प्रस्ताव है, सदन ने सुना है, जैसा सदन तय करे। और अब अगर किसी का कोई और भी सुझाव हो, आदरणीय राकेश झा सदन में उपस्थित हैं। सम्मानित राकेश झा जी, अगर मेरी आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप ससम्मान आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार। हाँ, आज के नमन, आज के योग शिविर के योग शिक्षक जो हैं बहुत अच्छे ढंग से, और मुख्य अतिथि भी जब इनसे जुड़े हुए बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, कृष्ण कुमार महतो, ट्रेन फार्मर कहिए या फार्मर ट्रेनर कहिए। ये जो बात है सब्सिडी, अनुदान, सहायता देने की बात, किसको देने की बात, स्मॉल फार्मर, छोटे किसानों को देने की बात, उससे नीचे और वो होते हैं सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर, उसके बाद आते हैं छोटे किसान, स्मॉल फार्मर, उसके बाद हम जैसे लोग तो नहीं कहा जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं लैंड लोड होते हैं। इस तरह से जो है चरण सिंह की आर्थिक नीति के अनुसार ये जो है मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान, सीमाहीन हो जाता है, दिन भर खट के मर जाएगा लेकिन उसको रोजाना नहीं चलेगा। सीमा अंत हो गया उसका, मार्जिनल फार्मर का मार्जिनल हो गए हैं वो। क्यों? उसको जोत नहीं है 7 दिन का, एक दिन जोत लिया, दूसरा दिन जोत नहीं, 2 दिन सिंचाई कर लिया, तीसरा दिन सिंचाई का जगह नहीं, कुछ काम नहीं। वैसे लोगों के लिए उसको न जमीन दे सकते हैं आप, न अनुदान देके दीजिए, फिर भी कितना आएगा?
उसके पास इतने जमीन नहीं है कि उनको 8 घंटा या 4 घंटा रोजाना ड्यूटी मिले। 4 घंटा तो क्या, रोजाना के लिए कोई काम नहीं है, 1 घंटा के लिए भी काम नहीं। सिंचाई कर दिया, क्या करेगा बेचारा कल। और तो उनके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, मार्जिनल फार्मर एसोसिएशन है, जिसमें से सीमांत लोगों के लिए गोटरी, डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, तमाम चीजों में अनुदान दे रही है। अब हट के दे रही है, कहने का मतलब जोगा आहार में ही दे रही है। लेकिन कुछ होते हैं नॉन वेज वाले होते हैं, कुछ वेज वाले होते हैं। तो हम लोग तो पक्के पक्के वेज है ना, पक्के शाकाहारी पर ध्यान देते हैं। न पोल्ट्री पर, न पिगरी पर, न डेयरी पर, न पोल्ट्री पर, किसी पर हम लोग बात नहीं करते हैं। जबकि एक जीने का साधन है, आसान तरीका है। उसको क्या करेगा? खेती नहीं है तो पोल्ट्री करेगा, खेती नहीं है तो क्या करेगा? डेयरी करेगा। तो ये जो है सहायता सरकार दे रही है। अब लेने वाले तैयार हैं, लेने वाले ले रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं। ये बात है जानकारी की बात, करने की बात, और शाकाहारी से हट के मांसाहारी होने की बात। करें तो क्या करें? आप मांसाहारी बने, शाकाहारी बने, तो जीवन तो चलाना है। अब सीमांत है, सीमाहीन है, मर जाएगा करते करते, लेकिन रोजगार चलने वाला नहीं है जब तक वो 2 मुर्गी नहीं पालेगा, 2 गाय नहीं पालेगा, 2 बकरी नहीं पालेगा। इसी तरह से जो है सब्सिडी देना बहुत जरूरी है, और वैसे लोगों को देना जाए जिनको आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मैं तो रोज कहते आ रहा हूँ, लेकिन आज सुना तो बहुत ही सुना नहीं पाया, इसलिए कह गया मेरे पास था। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आपका उद्बोधन महत्वपूर्ण था। और अब हम चलते हैं जहाँ से हमें एक बहुत गहरा चिंतन मिलता है, और चिंता करते हैं आदरणीय शरद वर्मा जी। और बहुत सारगर्भित आपका उद्बोधन रहता है, दिशा मिलती है हमारे जीवन को, हमारे समाज को,